हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज मैं एक नया विषय लेकर आई हूँ आप लोगों के बीच, कोरोना। और इसमें कैसे युवाओं की क्या साझेदारी होनी चाहिए और किस तरह से युवाओं को अपने मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता, जिनको मैं आमंत्रित कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ। डॉक्टर राजीव गुप्ता, प्लीज़ आप आएँ और हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दें। नमस्कार डॉक्टर राजीव गुप्ता। आपके साथ मैं थोड़े से क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी आपने बताया भी और बहुत सारे मैंने आपके लेक्चर सुने हैं, कोरोना कैसे फैल रहा है और कैसे युवाओं या एल्डरली लोगों के जीवन में चेंज ला रहा है। इसके लिए क्या उन्हें करना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए, क्या उनको करना, दिनचर्या क्या रहनी चाहिए? देखिए, कोरोना या कोविड-19 आजकल का एक ऐसा विषय है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी या तो भ्रामक है या कम है या उतनी नहीं है जितनी उनको होनी चाहिए। इस जानकारी के बारे में मुझे सिर्फ यही कहना है कि आम पब्लिक, युवा वर्ग, हमारे वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, घर की महिलाएं और हर वर्ग के स्त्री पुरुष एवं शिक्षक और विद्यार्थी सबको कुछ बातें कॉमन है जो कि उनको जाननी चाहिए। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार समझाया भी है, और कुछ बातें जो हेल्थ पर्सनल और ऐसे लोग जो उनकी देखरेख में जुटे हुए हैं, संक्रमित एवं उनके कांटेक्ट में आने वाले लोग, वो लोग जो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं और जो बीमार है। तो यानी कि ये इतना विस्तृत विषय है कि सब लोगों को उनके अनुरूप जानकारी जाननी चाहिए। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा कोरोना या कोविड-19 के बारे में। ये कोविड-19 जो है, ये कोरोना वायरस या इसको नोवल कोरोना वायरस 2019 के नाम से भी जानते हैं। ये एक कोरोना फैमिली जो वायरस की है उसका सदस्य है। इसके अलग और सदस्य सार्स या SARS, मर्स या MERS और इसी तरीके के बर्ड फ्लू या विभिन्न प्रकार के वायरस के नाम से प्रचलित है। इस वायरस को कहते हैं कि इसका संक्रमण विभिन्न प्रकार की चिड़ियाओं और जानवरों से मनुष्य में हुआ है। इस तरीके की बीमारियों को जूनोसिस कहते हैं। ये किस तरीके से जानवरों से मनुष्य में आया, इसके बारे में निश्चित रूप से अभी पता नहीं है। छोटा सा DNA का एक टुकड़ा जिसके चारों तरफ चिकनाई यानी कि लिपिड की एक लेयर होती है। ये वायरस एक खास किस्म का प्रोग्राम है, और जैसे कोई प्रोग्राम, कोई CD या कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम बिना लैपटॉप के नहीं चल सकता, इसी तरीके से इस तरीके के विषाणु या वायरस को आगे बढ़ने के लिए एक जिंदा शरीर की आवश्यकता होती है। वो जिंदा शरीर एक चिड़िया, एक जानवर का भी हो सकता है, वो जिंदा शरीर एक मानव का भी हो सकता है। किस तरीके से ये संक्रमण जानवरों से मानव में पहुंचा, इस पर विभिन्न प्रकार के शोध चल रहे हैं। अब बात यह कि जानकारी किसको क्या चाहिए। तो सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग, दूर से नमस्ते करना, हाथ मिलाना और डायरेक्ट टच से बचना, उन सब चीज़ों को छूने से बचना जिनको ज़्यादातर लोग छूते हैं, जैसे कि डोर नॉब्स, टेलीफोन उपकरण, मोबाइल, लैपटॉप के कीबोर्ड,
या वो सतह जिनको ज़्यादातर लोग छूते हैं, जैसे सीढ़ियों पर किनारे बने हुए हाथ वाली हैंड रेल्स, या और वो सब सतहें जिसके द्वारा संक्रमण फैल सकता है। ये विषाणु हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या श्वसन तंत्र में अक्सर रहता है। छींकने, खांसने और थूकने से ये फैलता है। आमतौर पर देखा गया है कि एक बार छींकने से छोटे छोटी पानी की बूंदों जिसमें ये विषाणु होते हैं 2 से लेकर 2.5 मीटर तक हवा में मार करते हैं और उस परिधि में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को जो कि प्रोटेक्टेड नहीं है मास्क के द्वारा, ये संक्रमित कर सकता है। तो इसका मतलब, चूंकि इसकी शरीर के अंदर एंट्री होती है सिर्फ आंख, नाक और मुंह से, तो उनका बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर छींकने खांसने वाला मास्क लगाए हैं और बाकी लोग मास्क लगाए हैं तो इसका संक्रमण निश्चित तौर पर बहुत कम हो जाता है। दूसरा, बार बार सैनिटाइजर से हाथों को साफ करना। ऐसा देखा गया है कि वो लोग जो बार बार अपने चेहरे को छूते हैं इस संक्रमण को मुंह और नाक से अपने अंदर ले जाते हैं। अगर 2 से लेकर 3 घंटे में साबुन पानी से अगर हाथों को भली प्रकार 35 से लेकर 40 सेकंड तक धोया जाए, जैसा कि आजकल छोटे बच्चों से लेकर के और बहुत सारे लोग हमारे सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स इस्तेमाल किए जाएं, तो निश्चित तौर पर हम इनसे बच सकते हैं। डॉक्टर राजीव, एक क्वेश्चन है कि जनरली युवा बहुत एक्टिव रहता है, ऊर्जावान रहता है, तो उनकी दिनचर्या क्या होना चाहिए, उनका खान पान क्या होना चाहिए, ताकि जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो तो वो उसी ऊर्जा स्फूर्ति के साथ समाज को वापस मिलें। आपका ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आदमी लॉकडाउन में बंद है तो कई बार उसकी मनस्थिति जेल में रहने वाले आदमी जैसी हो जाती है। सीमित परिस्थितियों में सीमित संसाधनों के साथ इस स्थिति को भली प्रकार से निभाना देश के प्रति अपना योगदान देने जैसा है। अगर हर युवा स्वयं को स्वस्थ रखे, बीमारी को पास न आने दे, प्रतिरक्षण क्षमता या इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक साधन जैसे हरी सब्जियां, फल फ्रूट का सेवन करे, रोजाना निश्चित तौर पर व्यायाम करे, योग और प्राणायाम द्वारा अपने को स्वस्थ रखे, साफ सफाई का ध्यान रखे, अपने बचे हुए समय को वैल्यू एडिशन और नई गतिविधियां सीखने में काम में लाए, तो निश्चित तौर पर वो समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। डॉक्टर राजीव, जनरली ये देखा गया है कि परिवार में जो एल्डरली लोग हैं, युवा किस तरह से उनको सहयोग कर सकते हैं, और अपने घर के एल्डरली लोगों को तो करें ही करें, समाज में कैसे वो उनका सहयोग कर सकते हैं और क्या अपनी साझेदारी कर सकते हैं? देखिए, इस समय में मेरा ये कहना है कि छोटे बच्चों की बाल सुलभ जिज्ञासा, युवाओं की ऊर्जा और बड़े बुजुर्गों का ज्ञान, अगर हम इन तीनों चीजों को आपस में मिला दें तो निश्चित तौर पर हम किसी भी बड़े से बड़े महामारी का मुकाबला कर सकते हैं। वेरी गुड। सर, जैसे एल्डरली लोग को होता है कि आप बार जैसे मैं कई बार सुनती हूँ आपसे कि उनको एक ही पोजीशन में नहीं बैठे रहना चाहिए, एक ही सोफे पे नहीं बैठा रहना चाहिए, पोजीशन बदलनी चाहिए, तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? विज्ञान में कहा गया है कि 40 मिनट से ज्यादा लगातार बैठना इतना हानिकारक है जितना कि कोई 5 से लेकर 7 सिगरेट रोजाना पिए।
इसका मतलब ये हुआ कि हर 30 मिनट के बाद किसी न किसी बहाने से हर मनुष्य को एक बार उठ करके 2 मिनट से लेकर 5 मिनट का कोई ना कोई मूवमेंट करना चाहिए, हाथ पैर चलाने चाहिए, किसी न किसी बहाने से उठना चाहिए ताकि उसके हाथों और पैरों में खून न जमे। गुड। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि वो किचन और रेफ्रिजरेटर से दूर रहे, क्योंकि वहाँ पर खाली समय में खाने की इच्छा और अनजाने में ज़्यादा खाना, ज़्यादा वजन बढ़ाना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। जैसे आप बार-बार कहते हैं कि क्योंकि युवाओं को आपने कहा कि वो पढ़ें और पढ़ने के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियों में भी संलग्न रहें, ताकि वो अपने मन को 2 तरफ बाँट सकते हैं। और लेकिन जैसे आप कहते हैं कि बच्चे लेट कर सारे टाइम बिस्तर पर अपने मोबाइल के साथ या लैपटॉप पे काम करते हैं या सोफ़े बैठ के, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या बैठने का तरीका उनके लिए उचित होगा? मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगा, 64 से 65 साल की उम्र होने के बावजूद भी मैं प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ और 1 घंटे में मॉर्निंग वॉक करता हूँ। हमेशा हर मनुष्य को एक सीखने वाला या एक ऐसा आदमी की तरह होना चाहिए जो कुछ ना कुछ रोज सीखे और ग्रहण करे। मुझे सिर्फ एक नई चीज़ मिली, मुझे एक युवा शिक्षक मिला जिसके हाथ में किताब, पैरों में भागने के जूते और साथ में 8 या 10 बच्चे जिनको वो पढ़ाता था होते थे। उनको वो ट्रैक पर घूमते घूमते, दौड़ते भागते हर चीज़ पढ़ाता जाता था, याद करा जाता था। तो ये एक नया नवाचार है, नए तरीके की कोशिश होनी चाहिए। बैठ करके लेट करके पढ़ने से हाथ पैरों की मांसपेशियां भी खराब होती हैं, हड्डियां भी खराब होती हैं और पढ़ाई भी नहीं होती है। तो कुछ नए तरीके से बच्चों को सोचना चाहिए और पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव, अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और जाते जाते मैं अपने युवा सब विद्यार्थियों से कहना चाहती हूँ कि स्वयं पर इतने सारे पोर्टल पर इतने सारे कोर्सेज हैं, इन छुट्टियों का फ़ायदा उठाओ। अपने कोर्स को तो पढ़ो ही पढ़ो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने टीचर से कनेक्टेड रहो और उस पर नए नए कोर्सेज को, जो कि बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, उनको करो। बहुत अच्छी ज़िंदगी जियो, खुशहाल रहो, हमेशा सौभाग्यवान रहो। धन्यवाद।